हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोक्यूरमेंट के बारे में। इससे पहले कई सारे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या तो हो सकता है कि आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोक्यूरमेंट, और इससे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था वेंडर सिलेक्शन। और ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी प्रोक्यूरमेंट वेंडर सिलेक्शन के बिना नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि प्रोक्यूरमेंट होता क्या है। तो प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है परचेजिंग यानी बाइंग, यानी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसी को समझिए बोलते हैं हम लोग प्रोक्यूरमेंट। ठीक है ना। अब ये कि जैसे आप नॉर्मली कोई चीज़ खरीदते हैं, ताकि आपने चॉकलेट खरीद लिया, टॉफ़ी खरीद ली, नमकीन खरीद लिया, जो आप खाते पीते हैं सिगरेट, तो उसको हम लोग प्रोक्यूरमेंट नहीं बोलते हैं, इसलिए कि प्रोक्यूरमेंट में एक पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि ये भी एक तरीके का परचेजिंग है, लेकिन यहाँ पे मतलब कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद तब जाके परचेजिंग करते हैं, तो उसको हम लोग प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। और आप नॉर्मली ऐसे ही जा रहे हैं, रास्ते में पान खा लिया, तो उसको प्रोक्यूरमेंट नहीं बोलेंगे। वो परचेजिंग तो है, आपकी बाइंग तो है, आप खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोक्यूरमेंट नहीं है। तो प्रोक्यूरमेंट कौन सी बाइंग है, कौन सी परचेजिंग है, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। प्रोक्यूरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ परचेजिंग राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एट राइट टाइम एंड राइट प्राइस। समझ में आया? जो प्रोक्यूरमेंट है ये ऐसी परचेजिंग है कि आप सही चीज़ खरीदें और जितनी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत है उतनी खरीदें, और सही टाइम पे खरीदें और सही प्राइस पे खरीदें। यानी ये समझिए कि अपने कम्युनिटी फार्मेसी को चलाने के लिए आप जो सामान खरीद रहे हैं, जो दवाएं वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये नहीं कि पता चल रहा है कि आपका बजट तो है 10 क्वांटिटी खरीदने का और आप खरीद रहे हैं 100 क्वांटिटी। अब पता चल रहा है वो रखे रखे वहाँ पे एक्सपायर हो जा रही हैं दवाएं। तो समझ में आ रही बात? तो जो राइट क्वांटिटी है उसमें आप परचेजिंग कर रहे हैं और सही क्वालिटी की चीज़ खरीद रहे हैं, सही टाइम पे खरीद रहे हैं। अभी आपके पास क्या पूरा मतलब स्टॉक में सामान भरा पड़ा है और आपने फिर उसी सामान को और खरीद लिया, तो ये आपने टाइमिंग सही सेलेक्ट नहीं किया। उसका जब मतलब टाइम आए कि हाँ ये ख़त्म होने वाला है, तब उसको आप खरीदेंगे। ऐसे क्या है, सही प्राइस पे खरीदना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। और जो प्रोक्यूरमेंट है यानी सही प्रोक्यूरमेंट, ये किसी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका प्रोक्यूरमेंट सही नहीं है तो आप अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को बहुत अच्छे से रन नहीं कर सकते, नहीं चला सकते हैं। और इसका एक प्रिंसिपल ये है कि आप सही प्रोडक्ट को खरीदिए सस्ते दामों में और उसको बेचिए जो मतलब रीजनेबल मार्जिन है, यानी सही मुनाफे के साथ आप उसको बेचिए। तो ये समझिए एक तरीके से प्रिंसिपल होता है किसका, प्रोक्यूरमेंट का। अब इसका हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप परचेज की एक रिक्विजिशन बनाते हैं। रिक्विजिशन मतलब एक लिस्ट समझिए बनाते हैं, आप अपनी एक स्लिप बना लेते हैं कि मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, किस प्रोडक्ट की अभी मुझे ज़रूरत है, उसकी आप अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाते हैं। और वो लिस्ट कैसे बनता है, और मान लीजिए आप दुकान चला रहे हैं तो वहाँ पे होता है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि आपके पास जो सामान है, जो स्टॉक है, उसको पूरा आप देखते हैं, खंगालते हैं और चेक करते हैं। मतलब उसका समझिए तरीके से पूरा बायोग्राफी निकालते हैं कि मेरे पास कौन सा सामान कितना है, कौन सा खत्म होने वाला है, कौन सा अभी नहीं खत्म हुआ है, किसकी मुझे ज़रूरत है। तो उस हिसाब से फिर आप दवाओं की क्या है एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे कौन सी दवा कितनी मंगानी है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन। इसमें ये भी देखते हैं कि मुझे किन दवाओं की ज़रूरत है और पेशेंट ने क्या कोई रिक्वेस्ट वगैरह भी की है क्या किसी दवा को मंगाने के लिए स्पेशली, तो उसको भी आप उस लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। दूसरा फिर उसके बाद नंबर आता है वो था सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। आपने इससे पहले पढ़ा था वेंडर सिलेक्शन, वही है। तो आपने मतलब वेंडर को सिलेक्ट कर लिया कि ये 5 वेंडर हैं, ये क्या है अच्छे हैं। अब आपने क्या है 10 तरीके की दवाएं आपने मान लिया सिलेक्ट की जो आपको खरीदना है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही वेंडर से सारे खरीद लेंगे। हो सकता है कि कोई सी दवा कोई सस्ता दे रहा हो, दूसरी दवा कोई और वेंडर सस्ता दे रहा हो, तो ठीक है ना। तो अपने हिसाब से जो आपके लिए मुनासिब था, जिस दवा के लिए जौन सा सप्लायर मुनासिब आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा नंबर आता है आपका प्लेसिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर को प्लेस कर देंगे, यानी आप ऑर्डर दे देंगे। यानी अब चाहे फ़ोन से चाहे कैसे भी आप जो वेंडर है उससे कहेंगे कि मुझे ये दवा इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, मुझे आप ला के पहुँचा दो।
उसके बाद फिर नंबर आता है रिसीविंग एंड चेकिंग प्रोडक्ट्स। क्या जो सप्लायर है उसने क्या किया, लाके आपको सामान पहुंचाया तो आप उसको रिसीव करते हैं, लेते हैं। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि उठा के तुरंत आप उसको रख देते हैं, बल्कि आप उसको चेक करते हैं प्रोडक्ट को कि मैंने जो दवाएं मंगाई हैं अपनी लिस्ट से आप उन प्रोडक्ट को क्या है मैचिंग कराते हैं, देखते हैं कि मतलब सही प्रोडक्ट मेरे पास आया है कि नहीं आया है। फिर उसके बाद आपके पास जो इनवॉइस है यानी जो बिल वगैरह है, ये इन नहीं है, ये एंड है, ठीक है ना, क्या है एंड। तो आप इनवॉइस को देखते हैं, बिल वगैरह को देखते हैं कि सही रेट इसने लगाया है कि नहीं लगाया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। उसके बाद फिर आप उस जो बिलिंग है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कि आप अपने क्या कहते हैं खाता बुक के अंदर, या क्या कहते हैं कैश एक आता है मतलब डे बुक, एक होता है कैश बुक, तो आप उसको क्या है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। या तो फिर क्या है जो मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप यूज करते हैं अपने फार्मेसी के अंदर, तो उसमें आप उसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। जो बिल आपने के कितने पैसे की आपने दवा मंगाई है, कितना खर्चा आया है, सब कुछ उसमें आप नोट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके बारे में आगे आप पढ़ने वाले हैं, जो मतलब पूरा इन्वेंट्री, जो कि पूरा आपका फार्मेसी का जो भी कारोबार है, जो सारी चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है आगे, अब नंबर आता है रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। अब उसके बाद आप पैसा देते हैं सप्लायर को। ये सारे काम करने के बाद उसके बाद अब आप क्या करते हैं, सप्लायर को पैसा भेज देते हैं। अब चाहे उसको मतलब हैंड में दे दें, कैश दे दें, या फिर क्या है आप उसको कैश ट्रांसफर कर दें, या अगर क्रेडिट वगैरह करना है, नहीं अगर उधार लगाना है तो आप अपने हिसाब से उसको लिख के रख लेते हैं, जो भी तरीका हो। अब एक टॉपिक है इस सिलेबस के अंदर, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से समझिए मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कि वेंडर सिलेक्शन हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, ये एक साथ में क्या है जुड़े हुए हैं सब। तो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझिए कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी आपके स्टॉक में जो सामान है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। समझ में आया। इन्वेंट्री का मतलब आपके पास जो सामान रखा हुआ है, आपके पास दवाएं रखी हुई हैं आपके स्टॉक में, यानी आपके पास जो भंडारण है सामान का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। अब उसी को कंट्रोल करना है, यानी कब उसको हमको मंगाना है दोबारा से और कितना अपने पास रखना है। कहीं ऐसा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि हमारे बजट के हिसाब से हमने ज़्यादा मंगा लिया, या इतना ज़्यादा मंगा लिया कि वो क्या है बिक नहीं पाया और एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो क्या है तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है। बल्कि कंट्रोल करने का मतलब इतने अमाउंट में हम लोग उसको मंगाएं और इतना क्वांटिटी में मंगाएं कि जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर सके और वो एक्सपायर भी ना हो जाते हैं एक्सपायर, ऐसी बात नहीं कि होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक मतलब लिमिट के अंदर, ठीक है ना। तो वो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री समझ गए आप। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक टेक्निक है। क्या है ये, एक टेक्निक है, एक मेथड है विच हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ मच स्टॉक टू होल्ड, जो हमको ये बताता है कि आपको अपने पास कितना स्टॉक होल्ड करके रखना है, यानी आपके पास कितना सामान रखा रहना चाहिए हर वक्त, ठीक। ऐसे क्या है व्हेन टू प्लेस न्यू ऑर्डर, और कब आप नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कब नई दवा वगैरह मंगाएंगे और कितनी क्वांटिटी में आप मंगाएंगे। समझ में आ रही बात। और क्या है कितनी क्वांटिटी में आप दवा मंगाएंगे ताकि जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है वो एफिशिएंटली यानी अच्छे से चल सके, स्मूथली चल सके, ठीक। ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। अभी हम लोग मेथड भी पढ़ेंगे इसके, ठीक। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है परफॉर्मिंग ऑल द इन्वेंट्री प्रोसेस इन ए गुड वे टू मीट दी फार्मेसी नीड। से या तो मीन्स हटा दीजिए या तो फिर ये जो सेंटेंस है उसको यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ये कह रहे हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल को करने के लिए जो भी प्रोसेस हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल को करने के लिए जो भी प्रोसेस हैं उनको अच्छे से करना और इस तरीके से करना कि जो फार्मेसी की ज़रूरत है वो पूरी हो सके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है ना। यानी समझिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स हैं उनको अप्लाई करना ताकि जो फार्मेसी की ज़रूरतें हैं, फार्मेसी की ज़रूरतें मतलब जो लोगों की ज़रूरतें हैं फार्मेसी से, उसको आसानी से और अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हम लोग कुछ यहाँ पे मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स क्या क्या हैं, अब कैसे उनको मैनेज किया जाता है। अब हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो एक क्या है VED एनालिसिस, क्या है VED एनालिसिस, और एक क्या है ABC एनालिसिस, और तीसरा एक है मिनिमम मैक्सिमम मेथड, क्या है मिनिमम मैक्सिमम मेथड,
और चौथा है बार कोडिंग एंड स्कैनिंग मेथड, और पांचवा है ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन सबको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो ये हालांकि कहीं मैंने शायद पढ़ा भी रखा है इसको, वीईडी, चाहे कम्युनिटी में पढ़ाया हो या हॉस्पिटल फार्मेसी में, लेकिन कहीं पे आ चुका है वीईडी एनालिसिस या फिर क्या कहते हैं वो एबीसी एनालिसिस। चलिए फिर भी देखते हैं। तो वीईडी, वी का मतलब होता है वाइटल, ठीक है ना। तो ये जो दवा, हाँ अब यहाँ पे ये समझिए कि इस एनालिसिस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो हमारी जो फार्मेसी है उसके अंदर जो भी चीज़ें हम लोग रखते हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग बांट देते हैं। क्या करते हैं, 3 कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं, और फिर उसी कैटेगरी के हिसाब से हम लोग जो परचेजिंग वगैरह करते हैं, जो स्टॉक रखते हैं अपने पास लेके आते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो वी वाली, वी का मतलब वाइटल। The vital category contains those drugs which are very necessary for the life of patient and need to be present all the time in the community pharmacy। तो ये फार्मेसी है, ठीक है। तो वाइटल कैटेगरी में उन दवाओं को रखा जाता है जो कि किसी मतलब पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और उन दवाओं का क्या है, फार्मेसी के अंदर हर वक्त होना ज़रूरी होता है। और ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एसेंशियल। तो इसका क्या मतलब है, तो एसेंशियल कैटेगरी कंटेन्स दोज मेडिसिन विच आर लेस नेसेसरी इन कंपैरिजन टू वाइटल। तो इस कैटेगरी के अंदर वो दवाएं आती हैं जो वाइटल के मुकाबले में थोड़ा सा कम ज़रूरी होती हैं, यानी उनके न होने से काम चल सकता है, लेकिन उनको भी क्या है किसी हद तक अपनी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर रखना होता है ज़रूरत के हिसाब से। और तीसरी कैटेगरी है डी, डी मतलब डिज़ायरेबल, या डिज़ायरेबल कैटेगरी के अंदर वो दवाएं आती हैं जो मतलब किसी पेशेंट की लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, बल्कि समझ लीजिए कोई सप्लीमेंट वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। यानी ऐसा ना है कि यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो दवाएं पेशेंट को ना दिया जाए तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो उसको भी क्या हम लोग लो क्वांटिटी के अंदर अपने कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर रखते हैं। तो अब इससे हमको क्या समझ में आया कि मान लीजिए आपके पास ये तीनों दवाएं ख़त्म हो रही हैं और आपके पास बजट इतना है कि आप सब नहीं मंगा सकते हैं, तो आप कौन सी दवा मंगाएंगे अब। तो ये जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि जो वाइटल कैटेगरी की दवाएं हैं आप उसको पहले मंगाइए, या तो फिर उसको ज़्यादा मंगाइए। समझ में आ रही बात, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है और वो क्या है पेशेंट के मतलब ज़िंदगी से रिलेटेड है। अब ये यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए कि हो सकता है कि ये दवाएं बिकती ही ना हो। समझ में आ रही बात, यानी ऐसी हो सकता है कि इस कैटेगरी की दवाएं आप जहाँ पे फार्मेसी खोल के बैठे वहाँ पे बिकती ही नहीं है, और डिज़ायरेबल जो क्या कहते हैं, और जो डिज़ायरेबल कैटेगरी की दवाएं हैं वो ज़्यादा बिकती हैं, तो आप इसको ला के रखे रह जाएंगे, आपकी फार्मेसी चलेगी नहीं। लेकिन ये क्या है कि एक सिस्टम बनाया गया है, अगर आपके उस पर ये अप्लाई हो रहा है तो उसको अप्लाई करिए, अगर नहीं होता है तो न करिए, छोड़ दीजिएगा। सारे जो मतलब मेथड्स हैं, समझ में आ रही बात, जो सारे मेथड्स हैं इन्वेंटरी कंट्रोल के वो आपको मतलब अप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको आप उस पर फोकस करिए, उसको ज़्यादा मंगाइए, उसको पहले मंगाइए, जो उससे कम ज़रूरी है उसको बाद में मंगाइए, जो बिल्कुल मतलब डिज़ायरेबल है, जो सबसे कम ज़रूरी है उसको कम अमाउंट में और सबसे बाद में मंगाइए, ठीक है। तो ये एनालिसिस ये कहता है। दूसरा है एबीसी एनालिसिस या मेथड। इन दिस मेथड परचेजिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम्स। जो एबीसी एनालिसिस है, तो इस मेथड के अंदर क्या है, जो भी परचेजिंग हम लोग करते हैं तो वो कॉस्ट और आइटम और क्या कहते हैं आइटम के नंबर के हिसाब से करते हैं। तो इस वाले सिस्टम के अंदर हम लोगों ने चीज़ों को 3 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, ठीक है ना। ये 3 कैटेगरी होती हैं। तो पहली कैटेगरी में हम लोग उन आइटम्स को रखते हैं जो कि मतलब हम लोग खरीदते तो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसके लिए पैसा हम लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। वही कह रहे हैं ना यहाँ पे, कॉस्ट और नंबर के हिसाब से हम लोग क्या है परचेजिंग करते हैं। तो एक कैटेगरी के अंदर हम लोग वो उन सामान को रखते हैं जो कि मतलब क्वांटिटी में देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन उसके लिए पैसा हमको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो और बी कैटेगरी के अंदर हम लोग उन सामान को रखते हैं, उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं जो कि मतलब सामान भी थोड़ा ज़्यादा है और पैसा भी उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यानी इसके मुकाबले में क्या है सामान ज़्यादा है और पैसा भी क्या है एक समझिए एक तरीके से कम है। और इस सी वाली कैटेगरी के हिसाब से क्या है, इसके अंदर सामान ज़्यादा है और पैसा भी क्या है ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए इसको मॉडरेट यानी बीच वाली कैटेगरी है, यानी सामान भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। तो उस टाइप की जो दवाएं होती हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको बी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और सी कैटेगरी के अंदर जो मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें क्या पैसा आपको कम लगाना पड़ता है और सामान बहुत ज़्यादा आता है।
सामान क्या है, बहुत ज़्यादा आता है। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। अब इसमें हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जो एक कैटेगरी की जो चीज़ें हैं उस पर पैसा ज़्यादा लगा है, तो उसके लिए हमको केयर भी ज़्यादा करना है कि उसका स्टोरेज कंडीशन भी अच्छे से रखना है ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। उसको बीच बीच में भी देखते रहेंगे कि वो सही से है कि नहीं है। और जो बी कैटेगरी वाली चीज़ें हैं उसको मतलब नॉर्मली स्टोरेज कर सकते हैं, और जो सी वाली है उसको कहीं भी पटक दीजिए, इतना ज़्यादा फिक्र नहीं है, इसलिए कि ये तो थोड़े पैसे में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब इसको परसेंट के हिसाब से भी बांटा जाता है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो क्या कहते हैं, जो एक कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो समझिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है उसका सिर्फ 10% होते हैं, लेकिन उसके लिए आप जो पैसा लगाते हैं वो टोटल अपने पैसे का समझिए 70% उसके लिए लगा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई 10% सामान और पैसा अपना 70% उसमें लगा दिया है, तो उसकी ज़्यादा केयर करिए, उसके लिए स्टोरेज कंडीशन अच्छा रखिए ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो, एक्सपायर ना हो और अच्छे से वो यूज़ हो सके। अगर वो ख़राब होंगी तो आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद होगा। और जो बी कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें आती हैं तो उनके लिए आप समझ लीजिए आपके टोटल सामान का वो 20% होती हैं, उसके लिए पैसा भी आपका 20% लगा होता है। और जो सी कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें आती हैं तो उसके लिए आपका जो पैसा लगता है वो सिर्फ 10% लगता है, लेकिन आपका जो सामान उसमें मिलता है वो टोटल सामान का तकरीबन 70% होता है। अब ये जो ABC कैटेगरी है ना, इसको दूसरे तरीके से और मतलब डिफाइन किया गया। वो ए कैटेगरी के अंदर हम लोग उन दवाओं को रखते हैं जो ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाएं हैं। समझ में आ रही बात? यानी जो जिसका कंजप्शन ज़्यादा है, जो बार बार मतलब बेची जा रही हैं, ठीक, तो उसको हम लोग रखते हैं ए कैटेगरी के अंदर। और बी कैटेगरी के अंदर हम लोग उन दवाओं को रखते हैं जिनका जो मतलब यूजेज है वो क्या है, मॉडरेट है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और सी कैटेगरी के अंदर हम लोग उन दवाओं को रखते हैं जिनका जो यूजेज है वो बहुत कम है। समझ में आ रही बात? यानी वो बहुत कम बिकते हैं। तो अब इस कैटेगरी के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से कि जो मतलब एक कैटेगरी की दवाएं हैं उसको आप ज़्यादा मंगाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बिक रही हैं, वो एक्सपायर भी नहीं होंगी, आपका पैसा भी नहीं फंसेगा। समझ में आ रही बात? तो एक कैटेगरी की जो दवाएं हैं उसको हम लोग ज़्यादा मंगाएंगे, और जो बी कैटेगरी की दवाएं हैं उसको इसके मुकाबले में थोड़ा कम मंगाएंगे, इसलिए कि इसका यूज़ कम है, ये कम बिक रही है थोड़ा इसके मुकाबले में। और जो सी कैटेगरी की दवाएं हैं उसको और कम मंगाएंगे, इसलिए कि इसका यूजेज और ज़्यादा कम है। अब एक और मेथड है वो मिनिमम मैक्सिमम मेथड। ये जो मेथड है ना ये बहुत पुराना मेथड है और काफ़ी इजी भी है। उसमें क्या करते हैं, आप अपने इन्वेंट्री का एक लेवल सेट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक लेवल सेट कर देते हैं। सपोज दैट कि एक दवा है, आपने उसके बारे में कर दिया कि ये दवा जब हमारे स्टॉक में, ये दवा हमारे स्टॉक में 100 के अंदर रहेगी, और जब 25 से नीचे जाएगी इसकी क्वांटिटी, यानी पत्ते, मान लीजिए कि 100 पत्ते हैं तो इस 100 पत्ते के अंदर हम लोग रखेंगे इसको, इससे ऊपर नहीं, यानी 150 पत्ते नहीं रखेंगे अपने स्टॉक में। समझ में आ रही बात? और फिर क्या है, जब 25 पत्तों से नीचे जाएगी तो हम क्या, जैसे ये 25 पे पहुंचेगी, यानी जब बिकते बिकते 25 पे ही आएगा तो इसको हम लोग दोबारा से रीऑर्डर करेंगे। तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम का एक लेवल लगा दिया कि इससे ज़्यादा अपने स्टॉक में नहीं रहना है, और इससे कम होते ही हम लोग दोबारा रीऑर्डर कर देंगे। तो इस मेथड के थ्रू भी क्या है, आप अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम सिस्टम। और अब इस ज़माने में ना, अब चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो अब इसमें बार कोडिंग सिस्टम आ गया है। यानी आपके पास मशीन है, आपने जो भी दवा बेचते हैं उसको स्कैन कर लेते हैं, जो भी दवा बेचते हैं उसको स्कैन कर लेते हैं। जो वो मशीन है वो आपको पूरा बता देती है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक चुका है, और आप उसमें ये भी चढ़ा देते हैं कि मैंने ये सामान कितना अपने पास मंगाया था, या अपने पास लिख के रखते ही हैं आप उसको। यानी जब सामान लेते हैं तो उसको आप चढ़ाते हैं अपने सिस्टम में या चाहे डायरी में, तो आपको वहाँ से पता लग जाता है कि मेरा कौन सा सामान कितना बिका हुआ और कितना बचा हुआ है। तो इसके हिसाब से फिर क्या है, आपको आइडेंटिफाई करता रहता है, इंडिकेट करता रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको रीऑर्डर किया जाए, इसलिए कि आपके स्टॉक में अब ये कम बचा हुआ है, इसलिए कि काफ़ी क्वांटिटी में ये बिक चुका है। और एक सिस्टम और है ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, दिस इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड। ये जो ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, एप्लीकेशन वगैरह इसमें यूज होता है। तो बहुत सारे अलग अलग क्या है, मतलब डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जो मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल को मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, तो दिस सॉफ्टवेयर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल दी सोल्ड प्रोडक्ट, यानी आपने कितना दवा बेचा उसको भी ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी आप जब दवा बेचते हैं, बिलिंग बनाते हैं, तो उस वक्त में आप लिखते हैं कि ये दवा मतलब इस पेशेंट को दिया गया है, तो वो सब क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। और साथ में वो ये भी रिकॉर्ड कर लेता है कि किस बेच की दवा मतलब बेची गई है, ठीक है। और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे पेशेंट का नाम, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको किसने प्रिस्क्राइब किया है उसका नाम, ये सारे डिटेल वगैरह उसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड होते रहते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कितना प्रोडक्ट आपका बिक चुका है और कौन सा प्रोडक्ट आपका कितना बिक चुका है। उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिक चुका है और आपने एक लिमिट लगा रखी है कि मुझे मतलब किस लेवल पे जाके री ऑर्डर करना है, यानी मान लीजिए मेरे स्टॉक में ये दवा जब इतनी क्वांटिटी में बचेगी तो मैं दोबारा से री ऑर्डर करूंगा। तो ये आप अगर सेट कर देते हैं तो ये आपको बताता रहेगा कि ये वाला प्रोडक्ट आपका इतना बिक चुका है और इतना बचा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिर से क्या है, री ऑर्डर कर लेते हैं आसानी के साथ में। तो इसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सिर्फ जब आप दवा बेचते हैं तो वहाँ पे यानी सिर्फ जब आप प्रिस्क्रिप्शन को फिल करके दवा बेचते हैं तो कौन कौन सी दवा आपने बेची उसको आप वहाँ सिस्टम पे चढ़ाते हैं। अब तो ये भी मतलब आ गया कि आपको मतलब लिखना भी नहीं पड़ेगा, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्कैन करिए, वो सारी चीज़ों को फिल कर देगा। समझ में आ रही बात, कितना मतलब आसान कर दिया गया कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्कैन करिए, मोबाइल से स्कैन करिए या स्कैनर से स्कैन किया, स्कैन करने के बाद वो खुद मतलब सारी चीजों को जो आपको टाइप करना था वो टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, वो सब ले लेता है। तो बहुत आसान कर दिया गया, इससे आपका टाइम बचता है फार्मासिस्ट का। हाँ लेकिन एक बात और भी इसमें क्या है, ये लोग बहुत चार्ज वगैरह भी लगाते हैं। मैं देख रहा था तो कोई मतलब सालाना 15,000 लेता है सॉफ्टवेयर वाला, कोई 7,000 ले रहा है, कोई मंथली 700 ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है। तो अलग अलग इनके चार्जेस भी हैं। अब एक टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। फाइनेंस का मतलब समझिए होता है पैसा, इक्विटी, कैश, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आप अपनी फार्मेसी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए पैसा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वही क्या है समझिए, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एंड यूजिंग मनी सिस्टमेटिकली टू एस्टेब्लिश एंड रन ए कम्युनिटी फार्मेसी एफिशिएंटली। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक पूरा प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, मनी को कलेक्ट किया जाता है और उसको सिस्टमेटिक तरीके से यानी सही ढंग से यूज़ किया जाता है एक फार्मेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए। यानी रूम वगैरह लिया, उसमें फर्नीचर वगैरह बनाया, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको वो किया, उसके सारे इंतजामात किए। उसके बाद फिर उसको अच्छे से चलाना, उसके अंदर सामान रखना। तो सारे जो काम हैं उसको करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना पैसे के तो होगा नहीं। ये जो पैसा इकट्ठा करना है और उसको सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करना, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है, तो जाहिर सी बात है, आसान सी बात है कि पैसा रहेगा तभी आप क्या है अपना मतलब या तो ज़मीन खरीद पाएंगे। अगर अपनी ज़मीन में मतलब बनाना चाहते हैं तो बात अलग है, नहीं ज़मीन खरीद के बनाना चाहते हैं तो भी पैसा चाहिए, या ज़मीन हायर करना चाहते हैं, ज़मीन मतलब जो रूम है, जो घर है जहाँ पे आप फार्मेसी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट वगैरह हैं जो आपको बेचना है उसको खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। रेंट देना है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। सैलरी देना है उसके लिए पैसों को बचा के रखना है आपको अपने पास। ऐसे ही बिल वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है यानी पैसा कैसे आएगा, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये ऑन्ड फाइनेंस होता है और दूसरा होता है लोन, यानी जो बोरो करते हैं आप, मतलब क्या कहते हैं, उधार लेते हैं, ठीक। तो ऑन्ड में क्या होता है कि द कैपिटल इज जनरेटेड बाय द ऑनर। एक तो मतलब जो ऑनर है, जो फार्मेसी को बना रहा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, बना रहा है, तो उसका खुद का कमाया हुआ पैसा है, या जो उसमें पार्टनर लोग आके हिस्सा ले रहे हैं उसके मतलब उस दुकान के अंदर, उस फार्मेसी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा उसमें देते हैं। या तो फिर क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं, यानी वो कुछ काम वगैरह नहीं करेंगे, उसमें वो सिर्फ अपना हिस्सा दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, जिससे कि शेयर मार्केट पूरा चलता है, तो वो शेयर होल्डर होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो जो प्रॉफिट होता है उससे पैसा लेते रहते, वो जो प्रॉफिट होता है वो पैसा उनको दिया जाता रहता है। और ये कि शेयर होल्डर अपना शेयर, जैसे शेयर का रेट बढ़ गया तो उसको बेच के निकल जाते हैं। वो मतलब बड़ी कंपनियों में होता है, छोटी मोटी कंपनियों में। अब आप एक फार्मेसी बना रहे हैं छोटी सी, तो उसमें तो ऐसा मतलब उमंग होता नहीं है। फिर भी जो शेयर होल्डर उन्होंने पैसा दे दिया आपको कि जो भी प्रॉफिट होगा आप मुझे भी उसमें इतना परसेंट देते रहिएगा। आप एग्रीमेंट कर लेते हैं उनके पैसे के हिसाब से। आप काम कर रहे हैं तो उसका चार्ज आप अलग से लेंगे, वो बात अलग है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मतलब इस कैटेगरी के अंदर आते इसलिए
कि ये लोग जो पैसा दिए हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, उस पर सूद ब्याज वगैरह नहीं देना रहता है, ठीक है ना। वो होता है ओन्ड फाइनेंस, ठीक है ना, यानी खुद का समझिए अपना पैसा है वो, उसमें आपको कोई सूद वगैरह नहीं देना है, ब्याज नहीं देना है। वरना तो क्या है, फिर बहुत सारी कंपनियां इसी में डूबी रह जाती हैं कि वो मतलब अपना सूद ब्याज ही नहीं भर पाती हैं, ठीक। और दूसरा जो पैसा होता है वो होता है लोन वाला सिस्टम। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि छोटे से आप काम शुरू करिए, लेकिन लोन से बचिए। इसलिए कि मैंने बहुत सारे घरों को बिकते हुए देखा है, उठा के ले जाते हैं गाड़ियों को, इसलिए कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, लेकिन होता नहीं है। जब आप मतलब रियल लाइफ में उतरेंगे, या जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि बिजनेस कर लेना या किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से पैसा कमा लेना, इतना या इतना कहीं से किसी भी बिजनेस को एकदम से सक्सेस कर लेना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए पूरी एक मेहनत होती है, टाइम लगता है। आपको जब करने से पहले आपको लगता है कि ये कर लूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लूंगा तो इतना पैसा कमा लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोन लेने से जितना बच सकते हो बचिएगा, वरना आपका एक मतलब आपका एक सिर दर्द हमेशा बना रहता है, यार अभी मतलब किस्त देनी है, अभी किस्त देनी है, सही से आप खा नहीं पाते, सो नहीं पाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो छोटे से आप काम शुरू करिए, उसको बड़े पैमाने पे ले जाइए, लेकिन जहां तक हो सके लोन लेने से बचिएगा, ठीक। तो अब ये जो लोन है तो ये कहाँ से मिलता है आपको, बैंक वगैरह से मिलता है, या बहुत सारे क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मतलब लोन आपको देते हैं, और उस पर वो क्या है कुछ मतलब इंटरेस्ट फिक्स कर देते हैं। वो आपको मतलब टाइम से पीरियडिकली आपसे लेते रहते हैं, यानी टाइम से अपना वो टाइम फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने में आपको देना है, 2 महीने में देना है, 3 महीने में देना है। तो टाइम से वो क्या है आप किस्त उनको देते रहेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका होता है फंड इकट्ठा करने का, लोन, ठीक है। अब इसमें जो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें एक चीज और भी है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट करना है तो एक तो ये कि क्या है उसमें अवॉइडिंग रिस्क, आपको रिस्क से अवॉइड करना है, यानी ऐसे काम जो बहुत ज्यादा रिस्की हैं उससे बचिए, ठीक है ना। रिस्की जो एक्टिविटीज है उससे बचिए। दूसरा, अब जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि मतलब अपने फार्मेसी के अंदर ही आप पटाखा छोड़ने लग जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी में सिगरेट पिया और उसका जो बचा हुआ हिस्सा था उसी को कोने में फेंक दिया, तो ये एक तरीके से रिस्की काम है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं इस टाइप के रिस्की काम, मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो उससे बचना है। दूसरा क्या है, रेड्यूसिंग रिस्क, यानी रिस्क को कम करने की मतलब आपको उसमें कोशिश करनी है। उसका मतलब ये होता है कि जो क्या कहते हैं लॉस की सेवियरिटी है उसको कम करना, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉलेशन इन फार्मेसी, यानी एक समझिए एक इक्विपमेंट आता है, एक मशीन है जो क्या करता है मतलब धुएं को डिटेक्ट कर लेता है और बजने लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, लग रहा कहीं आग वगैरह तो नहीं लगी है हमारे फार्मेसी के अंदर। तो ये एक मतलब एग्जांपल हो गया कि इस तरीके से आप अपने क्या रिस्क को रेड्यूस कर सकते हैं। आपको पहले पता लग जाएगा तो मतलब जो चीज़ें नुकसान, तो आपकी चीज़ें नुकसान नहीं होंगी। तीसरा क्या है, ट्रांसफरिंग रिस्क, यानी अपने रिस्क को किसी और जगह ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई अपनी जो मतलब फार्मेसी वगैरह है उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग होती है, उसको आपको परचेज करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, यानी आपको महीने में या 2 महीने में जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस सिस्टम है ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये बेस है सूद पे और क्या है जुआ पे, जो कि दोनों चीज़ें क्या एक तरीके से इस्लाम के अंदर हराम है, तो इनको बचना है। बाकी आप लोग जो भी आप करना चाहें करें ना करें, मुझे उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा देते रहते हैं और जो मालदार लोग होते हैं वो पैसा उठाते रहते हैं। आपने पूरा पैसा दिया, अब मान लीजिए आपके साथ कोई इवेंट नहीं हुआ, आपने इंश्योरेंस में जो पैसा जमा किया वो आपको वापस मिलना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं मिलता, वो गया, तो एक तरीके का जुआ होता है, ठीक है ना। तो इससे मतलब जो लोग बचना चाहें उनको बचना चाहिए, जो नहीं बचना चाहें करें, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अब एक टॉपिक है इसके अंदर, अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी। अब इसमें 2 चीज़ें आपको पढ़ना खासतौर से, डे बुक और कैश बुक, ठीक है। तो पहले समझिए कि अकाउंटेंसी क्या होता है। तो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग का मतलब समझिए होता है सीधा सीधा हिसाब किताब, यानी आप अपनी फार्मेसी को चला रहे हैं तो उसमें जो पैसों का हिसाब किताब आप करते हैं, जो उसमें आप पैसों का हिसाब किताब करते हैं, अपने बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ से मैंने कितना पैसा लिया, किसको कितना दिया, तो ये पूरा जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं वही होता है अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ठीक है ना।
तो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग क्या है, ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट। तो आपके जो अकाउंट वाला बुक है, एक तो मतलब आपका अलग बुक होगा, मतलब आपने ये दवा किसको बेची नहीं बेची वो ठीक है, लेकिन आप एक पैसों का आपका मतलब एक बुक होती है जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सब क्या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी इज नेसेसरी टू रन एनी बिजनेस स्मूथली, और किसी बिजनेस को क्या अच्छे से चलाने के लिए अकाउंटेंसी का होना जरूरी, यानी अकाउंटिंग होना जरूरी है, हिसाब किताब करना जरूरी होता है। और कई सारे एस्पेक्ट से, कई सारे पहलुओं से क्या हमारे लिए फायदेमंद होता है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, किसको मैंने कितने पैसे दिए हैं, तो फाइनेंस को आप मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। ऐसे क्या है, जो टैक्सेशन है यानी जो टैक्स वगैरह देते हैं तो उसके सेटलमेंट में क्या लायबिलिटी होती है आपको, यानी आप ईमानदार साबित कर सकते हैं अपने आप को। ये नहीं कह पाएगा कोई कि आप झूठ कर रहे हैं, आप कम पैसा दे रहे हैं, आपने इसमें क्या टैक्स चुरा लिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, इन फाइनेंशियल एनालिसिस, आप अपना फाइनेंशियल एनालिसिस भी इसके जरिए से कर सकते हैं। ऐसे क्या है, आप इससे अपना प्रॉफिट और लॉस भी क्या है चेक कर सकते हैं कि मुझे इस महीने में या इस साल में या इस 6 महीने में कितना मुझे फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आराम से पता लगा लेंगे। इसके जरिए से क्या आप फ्रॉड वगैरह को भी क्या है कम करते हैं, ठीक है ना, कम करते हैं और पकड़ते हैं। मान लीजिए आपको दिखा कि मैंने इतना सामान खरीदा, इतना बेचा, तो पैसे इतने आने चाहिए ना, उसके इतना प्रॉफिट हमने बेचा तो कहाँ गए पैसे। हो सकता है कोई वर्कर है आपके यहाँ, कुछ ने गड़बड़ी की हो। तो इस तरीके से आप अगर अकाउंटिंग करते हैं, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो पैसा मारने होता है ना, पैसा मार लिया, घोटाला कर लिया, तो उसको आप कम कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। ऐसी क्या है, आप इसके जरिए से एविडेंस मेंटेन करते हैं। मान लीजिए टैक्स, जो मान लीजिए जो इनकम टैक्स वाले, उन्होंने आपके ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने टैक्स पूरे तरीके से पे नहीं किया है और कोर्ट में चले गया मामला, तो आप जो ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इसके जरिए इसको आप अपना एक एविडेंस बना सकते हैं, सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं कि मैंने डेली बेसिस पे सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। अब एक चीज़ बताऊं, एक बार मैं गया, एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, KMC डिजिटल हॉस्पिटल, ठीक है ना। KMC को बोलते हैं लोग कौन मरना चाहता है। हालांकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है महाराजगंज के अंदर, उस जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, मतलब सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे हैं। वो काफ़ी अच्छे लेवल पे बनाया है, चूँकि उसमें पैसा बहुत लेते हैं वो लोग, चूँकि बड़ा हॉस्पिटल है और सारी मशीनें हैं, सब डिजिटल सारे काम है, बहुत अच्छे से इलाज वगैरह भी करते हैं, तो पैसा भी लेते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब जब कोई पेशेंट वहाँ पे मर जाता है तो 2-2, 3-3 दिन तक उसको ICU के अंदर रखते हैं और पैसा बनाते हैं। तो उसको KMC से उसको फेमस कर दिया, कौन मरना चाहता है। खैर जो भी है, तो अब वो लोग कैसे मतलब चोरी करते हैं, उन्होंने बिल बनाया। मैं ले गया था अपनी नानी को इलाज कराने के लिए, तो उन्होंने क्या दवाओं की पूरी बिल बनाई जब दवा खरीदने के वक्त, तो कुछ दवाओं को तो उसने अपने इन्वेंटरी सिस्टम, कुछ दवाओं को उसने क्या सॉफ्टवेयर के थ्रू लिख दिया, बिल बनाया, और 1-2 दवाओं को हाथ से लिख के दे रहा है। समझ में आ रही बात। अब ये जो हाथ से पेन से लिख के जो दिया है, उस दवा पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देगा, उसको बचा लेगा वो। तो इस तरीके से भी फ्रॉड करते हैं लोग। तो इसमें आपको एक पढ़ना था डे बुक। तो डे बुक क्या है, डे बुक इज एन ओरिजिनल एंट्री बुक in which all the transactions and drug related activities are recorded on a daily basis including all the transaction buy and sell। तो डे बुक क्या है, तो एक समझिए आपकी एक डायरी होती है, क्या है तरीके समझिए, डायरी होती है जिसके अंदर आप डायरी कहें या बुक कहें या नोट बुक कहें, उसमें आप क्या करते हैं सारे ट्रांजैक्शन को, यानी पैसों से रिलेटेड जो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं या दवाओं को खरीदने बेचने से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, जो फार्मेसी से रिलेटेड है, ये नहीं कि आप अपने घरेलू कामों के लिए कर रहे हैं उसको नहीं, जो फार्मेसी से रिलेटेड है उस सबको उसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे, रोजाना, ठीक है ना, इसीलिए उसको डे बुक बोलते हैं। ठीक, अब उसमें आप क्या है मतलब जो ट्रांजैक्शन है आपने बाई किया या सेल किया, ये एंड है, तो उस सबको आप उसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ जो सेल किया उसको नहीं, जो आपने दवाएं आपने परचेज की हैं, आपने मंगाई हैं, उसको भी आप उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही डिटेल्स ऑफ मेडिसिन सोल्ड, कितनी दवाएं आपने बेची, कितनी क्वांटिटी आपने बेची और उसके क्या प्राइस थे हर यूनिट के, और टोटल कितना मतलब आपने एक आदमी को बेचा, समझ में आ रही बात, और एक ट्रांजैक्शन पे कितने पैसे आपने उससे कलेक्ट किए, वो सारी चीजें आप उसमें क्या है मेंटेन करते हैं। ऐसे ही डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट परचेज्ड बाय द फार्मेसी इंक्लूडिंग ड्रग एंड इक्विपमेंट, और आपने जो मतलब दवाएं खुद खरीदी हैं, प्रोक्यूरमेंट किया है, ठीक है, तो उसको भी क्या आप उसमें मेंटेन, तो उसको भी क्या आप उसके रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं।
दवाएं खरीदी हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदा उसको भी। और एक क्या है, कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, तो इट इज ए डायरी। ये भी क्या तरीके से बुक है, यानी नोट बुक है, एक डायरी है, जिसमें आप क्या कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी जो पैसे वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको आप उसके अंदर लिखते हैं। अब ये डेली बेसिस पे जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से जब भी आपने डेली बेसिस पे तो बना लिया सारी चीजों का रिकॉर्ड, अब उसके हिसाब से फिर क्या है, आप अपना कैश बुक बनाते हैं। अब चाहे वीकली बना लें, चाहे डेली आप उसमें इंटर कर दें, जो भी सिस्टम हो। तो जो भी आपके पैसों का जो ट्रांजेक्शन है उसको आप इसके अंदर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, लिख के रखते हैं, ठीक है ना। ऑल द पेमेंट डन फॉर परचेज एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट और एनी इक्विपमेंट फॉर फार्मेसी, ठीक, फार्मेसी के लिए कोई दवा वगैरह खरीदा तो उसके जो पैसे हैं उस पैसों को आप इसके अंदर मेंटेन करते हैं कि 10,000 का मैंने ये खरीदा, 20,000 की मैंने इसमें क्या है सेलिंग की, तो सब उसमें क्या कहते हैं मेंटेन करते हैं। ऐसी बैंक के अंदर आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना वहां से निकाला, तो वो सारी चीजें आप कैश बुक के अंदर मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया गया है, उसके साथ में आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।